नमस्ते। तो देखा सभी ने कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना हमारा, कि जो एक्टिविटी हम घर पे भी देखते हैं कर सकते हैं, ऐसे सब चैप्टर हमने लिया है। तो हमने अपने ऑलमोस्ट हम चैप्टर कंप्लीट तक पहुंच गए हैं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक ही बाकी है। लेकिन हम आगे का पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या करते हैं, हमेशा प्रे करते हैं। तो लेट्स क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, हमारा चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर कौन सा? तो क्या हमने चैप्टर नंबर 8 लिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग मैटर के स्टेट्स के बारे में देखा। कौन से स्टेट है? तो क्या सॉलिड के बारे में देखा। तो मैंने जैसे आगे के लेक्चर में आपको बोला था कि सॉलिड में क्या होता है, तो क्या मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं एकदम क्लोजली। इसके अंदर कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स मूव हो सके। इसीलिए जो सॉलिड होता है ना, उसकी साइज क्या होती है, हार्ड होती है। उसको हम अपने अनुसार नहीं कर सकते, उसका शेप बदल नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर स्पेस होता नहीं है। उसके बाद हमने दूसरा स्टेट देखा, लिक्विड। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है। किसको कंपेयर करोगे? तो कोई सॉलिड को कंपेयर करेंगे तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी फ्री स्पेस होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा गैस। तो कि गैस में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? तो कि उसमें तो बहुत सारा स्पेस होता है, इसीलिए वो तो इतनी फ्रीली मूव हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो गैस यहाँ से वहां तक पहुंच गया। उसके बाद हमने देखे सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। वाटर में सभी सब्सटेंस की सोलिबिलिटी देखी। सोलिबिलिटी क्या है? तो कि कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की वो दूसरे सब्सटेंस को कितना डिसोल्व कर सकता है और यूनिफॉर्म मिक्सचर बना सकता है। उसके बाद हमने देखा सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। हमने अलग अलग 3 स्टेट्स की सोलिबिलिटी देखी। सॉलिड इन वाटर की सोलिबिलिटी देखी। उसके बाद हमने सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, और उसके बाद हमने देखा सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। अब हम अपना लास्ट पॉइंट यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। तो किस स्टेट में चेंज होना, चेंज ऑफ स्टेट मतलब चेंजेस, लेकिन किस में? तो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में। तो देखो, वी हैव रीड इन द प्रीवियस क्लास दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने देखा ही होगा, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा कि क्या, तो क्या कोई भी मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपना स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे कि आइस है वो वाटर हो गया, तो आइस क्या कौन से स्टेट में था? तो क्या सॉलिड स्टेट में था। वाटर लिक्विड स्टेट में। तो वो एक सब्सटेंस है कि जिसने अपना एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया और अपने स्टेट को चेंज कर लिया। सॉलिड से क्या हो गया? लिक्विड हो गया। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मटीरियल चेंजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मटीरियल। कोई भी मटेरियल के अंदर जब स्टेट के चेंजेस आते हैं तो वो और किसी को भी चेंज करते हैं। क्या? तो कि चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट मटेरियल। अगर कोई सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हुआ तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके अरेंजमेंट में भी क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। वो तो हमें मालूम ही है। हम इजिली ये पॉइंट समझ सकते हैं कि हमने देखा कि सॉलिड आइस में से क्या हो गया? लिक्विड वाटर, यानी कि जो आइस सॉलिड में था वो थोड़ी देर के बाद वाटर में हो गया, जो कि लिक्विड है। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्री स्पेस नहीं थे, लेकिन वाटर के अंदर तो फ्री स्पेस है ना मॉलिक्यूल्स, तो उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में भी क्या हो गया? चेंजेस आ गए। चेंजेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस को 2 कैटेगराइज किया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। क्या? तो क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हमें ये 2 पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है और हमारा चैप्टर कंप्लीट। चेंज ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट में चेंजेस होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, और उसके 2 कैटेगराइज किया, 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया है कि 2 प्रकार के चेंज, एक तो फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। तो चलो देखते हैं फिजिकल चेंज। Any change in matter in which no new substance is formed is termed as physical
चेंज 1 मार्क्स का क्वेश्चन। डेफिनेशन, डिफाइन फिजिकल चेंज। तो क्या करना, तो कि एनी चेंज इन मैटर, कोई भी मैटर के अंदर चेंज हो और उसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म न हो तो उस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। मतलब कि हमने कोई सब्सटेंस लिया, उसमें से कुछ उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए और हमें कुछ मिला सब्सटेंस, लेकिन वो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है, उसी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उसी के द्वारा उसमें हमें मिले हैं। कोई भी हमने दूसरा कुछ ऐड किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमें चाहिए तो उसमें से वापस हम अपना पहला सब्सटेंस वापस पा सकते हैं। तो ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, तो कि फिजिकल चेंज। It may involve a change in the state of matter and it can usually be reversed. इसके अंदर स्टेट में भी चेंज होते हैं लेकिन ये वापस रिवर्स हो सकते हैं। इट इज नॉट ए परमानेंट चेंज। ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है कि चेंज हो गया तो अब उसके बाद हमें अगर वापस जो हमारा सब्सटेंस था वो हमें चाहिए तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, हमने जो इनिशियल सब्सटेंस लिया था ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मटेरियल, उसके अंदर हमने चेंज किया तो हमें कुछ नया मिला, लेकिन वापस हमें चाहिए तो हम अपना पहला सब्सटेंस वापस पा सकते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है हमारा आइस। आइस को हमने थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रखा तो वाटर मिला, तो उसके अंदर चेंजेस हुआ लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। जो आइस के अंदर जो वाटर थे उसके अंदर वाटर ही था, लेकिन वो क्या हो गया, अब लिक्विड स्टेट में आ गया है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं है। वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है वही किस में है, तो क्या आइस में थे, नए कुछ भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं। न्यू सब्सटेंस में क्या होता है, पूरा का पूरा चेंज होता है, उसके अंदर कुछ और इसके अंदर कुछ और, तो वो न्यू सब्सटेंस नहीं है। और वापस हमें वाटर में से आइस चाहिए तो हम उसे फ्रीज कर लेंगे, तो ये हुआ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज नॉट ए परमानेंट। कोई भी फिजिकल चेंज परमानेंट नहीं होता, उसके हम रिवर्स करेंगे तो हमें वापस अपना पहला सब्सटेंस वापस मिल जाएगा। और इसमें भी हमें वही एग्जांपल दिए गए, देखो फॉर एग्जांपल वाटर लिक्विड में था, ऑन कूलिंग बिकम आइस। अब उसको हमने कूल किया, फ्रीज किया तो वो क्या बन गया, आइस की, वो क्या हो गया, अब सॉलिड हो गया। एंड ऑन हीटिंग बिकम स्टीम, और उसको हमने अच्छे से हीट किया, बॉइल किया तो वो गैस में हो गया। Here, even though the state of water has changed from liquid to solid and liquid to gas, it's still the same. पहले वाटर लिया, उसको हमने कूल किया तो आइस हो गया, तो ये लिक्विड से सॉलिड हुआ। अगर वही लिक्विड को हमने कूल के बदले हीट किया हो तो वो गैस हो जाती है, यानी वेपर की तरह ऊपर लिबरेट हो जाए। तो थ्री देखे हमने, तो 3 टाइप्स में क्या है, तो क्या सभी में क्या हुआ, स्टेट ऑफ वाटर चेंज हुआ, लिक्विड में से सॉलिड हुआ, लिक्विड में से गैस हुआ, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ अलग उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं हुआ। 3 क्या है, सेम ही है। देखो, इवन थ्रू द स्टेट ऑफ वाटर चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एंड लिक्विड टू गैस। लिक्विड के वाटर के स्टेट में चेंज हुआ है कि वो लिक्विड से सॉलिड हुआ और लिक्विड से गैस हुआ, लेकिन फिर भी वो तीनों क्या है, सेम ही है। Also, if ice is heated or steam is cooled, we get back water in its original form. हमने वाटर में से सॉलिड बनाया, चेंज हो गया, उसके स्टेट में चेंज हो गया, वापस हम उसे फ्रीज करेंगे तो हमारा लिक्विड मिल जाएगा। वैसे ही वाटर में से हमने स्टीम बनाया हीट करके, लेकिन फिर से हम उस स्टीम को कंडेंस करेंगे तो हमारा वापस वाटर मिल जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आइस को अगर हीट कर दे वापस तो भी लिक्विड बन जाएगा, और स्टीम को कूल कर दे तो भी हमारा वाटर वापस मिल जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस मिल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, तो क्या फिजिकल चेंज, कि जिसमें रिवर्स हो सकता है अपना एक्शन। हमारा इनिशियल सब्सटेंस है वो हमें वापस मिल जाता है, और ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है। चलो, अब हमारा है बिंगो एक्टिविटी टाइम। एक एक्टिविटी आपको दी है जो कि बहुत सिंपल है। देखो, टेक ए बीकर फुल ऑफ वाटर एंड एड 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर टू इट। आपको एक बीकर लेना है, उसके अंदर 2 स्पून क्या डालनी है, शुगर डालनी है। स्टिर द सॉल्यूशन अंटिल शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली। आपको अच्छे से उसको स्टिर करना है, यानी कि मिक्सअप करना है, जब तक कि शुगर क्या ना हो जाए, डिजोल्व ना हो जाए। नाउ आस्क एन एल्डर टू हीट दिस सॉल्यूशन। अब आपको कोई बड़े की मदद लेनी है, उनको बोलना है कि आपको इस सॉल्यूशन को क्या करके दे, हीट करके दे। After some time, you will observe that the water evaporates and the sugar particles are left behind. This is a physical change because at the end we get back the sugar. आपको किसी बड़े को बोलना है कि इस सॉल्यूशन को आप हीट करके दो, मतलब कि वो हीट होता रहेगा। पानी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी एवोपरेट हो जाएगा, और नीचे क्या बचा हुआ होगा, हमारा शुगर पार्टिकल्स वैसे का वैसा नीचे हमें उस बीकर में पड़ा हुआ मिलेगा।
तो ये इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें अपना क्या मिल गया, तो कि हमें अपना इनिशियल सब्सटेंस जो हमने शुगर लिया था वो हमें अब वापस मिल गया है। तो इस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ एक बीकर लेना है, उसमें 2 टेबलस्पून क्या डालनी है, शुगर डालनी है, अच्छे से मिक्सअप करना है। फिर किसी बड़े को कहना है, अपनी मॉम को कह सकते हो कि इसको हीट करके दे, और हीट करते रहना, पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, बॉयल होके वो स्टीम की तरह ऊपर लिबरेट हो जाएगा और हमें अपना शुगर पार्टिकल्स नीचे मिल जाएगा। तो इस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। अब इस टॉपिक को रिलेटेड हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। क्या है, तो कि डैश आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मैंने पहले ही बोला था। क्या, तो कि एटम्स जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि एटम्स हो तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स से मैटर बनता है, याद है ना, मॉलिक्यूल्स से मैटर बनता है। तो क्या, एटम्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, एटम्स और नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, याद है ना। सेकंड, डैश इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैंने पहले भी बोला था जब टॉपिक चलाया था कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सभी सब्सटेंस उसके अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, इसीलिए। लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सोल्यूट इन वाटर। लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी solute in water. Boiling is an example of physical change. Boiling, कोई भी हम बॉईल कर रहे, जैसे कि अभी हमने पानी को बॉईल किया तो वो क्या हुआ, बॉइलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। हमने अभी किया था कि नहीं, कि हमने पानी को क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया ना। तो ये थे हमारे 4 एग्जाम्पल, किसको रिलेटेड, अभी हमने जो टॉपिक पढ़े उसका रिलेटेड। लास्ट हमारा छोटा सा पॉइंट कौन सा, तो के केमिकल चेंज। देखो, एनी चेंज इन मैटर इन विच 1 or more न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज केमिकल चेंज। मैटर के अंदर कोई ऐसा चेंज जिसके अंदर एक या अथवा एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस हमें मिले, उस चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। इट इज अ परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये चेंज क्या है, तो क्या परमानेंट है, इसके अंदर हम रिवर्स करके अपना फर्स्ट इनिशियल सब्सटेंस वापस पा सकते नहीं है। मैटर के अंदर ऐसा चेंज जिसके अंदर हमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस मिले, उस चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, जिसको हम अगर रिवर्स कर दे तो भी हमें अपना वापस इनिशियल सब्सटेंस मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज। हम लकड़ियों को, वुड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो एक फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। क्यों, उसमें हमें वापस अपनी लकड़ियां मिलेगी, बर्न होने के बाद नहीं मिलेगी, बिकॉज इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। हम अगर उसे बर्न कर देंगे तो उसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा, कौन सा, तो क्या, ऐश। वो क्या बन जाएगा, अब ऐश बन जाएगा। एंड वी कैन नॉट गेट बैक द वुड, अब हम उस वापस अपना वुड हमें मिलेगा नहीं। लकड़ियों को, वुड को एक बार हमने बर्न कर दिया तो वो ऐश बन गया, तो हमें वापस चाहिए, हमारा वुड वापस चाहिए, तो हमें मिलेगा, तो कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे चेंजेस को कौन सा चेंज कहते हैं, तो कि केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयन, आयन के ऊपर रस्ट लग जाना। हम देखते हैं कि कोई भी आयन से बनी हुई चीज के ऊपर अगर पानी जमा हो जाता है तो उसके ऊपर रस्ट हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। हमें वापस हम उसे पहले जैसा बनाना चाहते हैं तो बनता नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, वापस हमने जो फूड चाहिए वो फूड हमें मिलेगा, वो तो डाइजेस्ट हो चुका है। तो ऐसे एग्जाम्पल को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। आर फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, तो के केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स है। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट नहीं, पूरा का पूरा फुल्ली कंप्लीटेड ही हो गया है। क्या करना, हमारे अंदर कितनी डेफिनेशन है, एक मैटर की डेफिनेशन आई, डिफाइन मैटर। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं डिफाइन मॉलिक्यूल्स, डिफाइन एटम्स 3। उसके बाद डैश बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर 4। सॉलिड के बारे में पूछ सकते हैं 5 6। लिक्विड के बारे में, उसके बाद गैस के बारे में, फिर सॉलिबिलिटी में सॉल्यूशन, सोल्यूट,
और सॉल्वेंट सोलिबिलिटी 6 हुआ, सोलिबिलिटी 7, 8, 9, 10। उसके बाद एग्जाम्पल सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, उसके एग्जाम्पल तो 11। जितना मैं मार्क्स करके दूँ होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि अब तो ये पूरा आपको ऑलमोस्ट एक बार तो आपने रीड कर ही लिया होगा। उसके बाद लिक्विड्स के एग्जाम्पल्स, ये नहीं होता इनसोल्युबल होने वाला और सोल्युबल होने वाला एग्जाम्पल्स, ये सब दोनों में आपको दोनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। एटम्स में भी दोनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। यहाँ तक 11 हुआ था ना, ये हमारा 12th क्वेश्चन। उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ गैस, कौन से गैस होते हैं ये सब भी 13। चेंज ऑफ स्टेट, उसमें यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे फिजिकल चेंज में कितने हुए थे 13, तो अब होगा फिजिकल चेंज 14th क्वेश्चन। और लास्ट में हमारा केमिकल चेंज जो है 15th क्वेश्चन। तो ये 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, रीड करना है। ये आपका कल का होमवर्क है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और भी सबसे इजी वाला चैप्टर है। ऑलमोस्ट आपको सब याद ही रह गया होगा, क्योंकि इसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड्स तो है ही नहीं कि याद ना रह सके। आप अपने तरह समझ के इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब भी हमारी स्कूल स्टार्ट होगी फर्स्ट डे ही ये 15 क्वेश्चन टेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में भी आपको क्या करना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अनुसार ही उसका आंसर देना है। कि सॉलिड में फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं होता और उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और गैस में तो क्या, उसका भी कोई शेप और साइज नहीं होता और उसके अंदर वेरी लूजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये ऐसे आपको 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जो कि आपको क्या करके आना है, रीड करके आना है। और फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो आपको अभी करवाए थे तो आ ही गए हो गए। और ये 4 क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही दिए। आगे के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या और एक ऑप्शन है कि हम इसकी एक्सरसाइज के द्वारा आपको होमवर्क भी दे सकते हैं। तो अगर आपने अच्छे से होमवर्क कर रहे हो तो ये आपके लिए ही क्या है, तो क्या फायदेमंद है, ताकि जब स्कूल हमारी शुरू हो तो टेस्ट होगी और आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, चलो होमवर्क कर लेना। और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। नमस्ते।